तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने वर्ग समीकरण का मानक रूप दिख रहा होगा आपको। और किसी भी वर्ग समीकरण के हम मूल निकालते हैं तो सामान्यतः हम दो तरीकों का उपयोग करते हैं। एक तो गुणनखंड करके उसके मूल निकाल लेते हैं, मूल मतलब 0। और दूसरा तरीका होता है कि हम इस सूत्र के माध्यम से, अगर हम गुणनखंड ना कर पाए तो इस सूत्र का उपयोग करके उसके मूल निकाल लेते हैं। तो हमारे सामने ये वर्ग समीकरण दिया है और इस वर्ग समीकरण के मूल हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वर्ग समीकरण से ये सूत्र कहाँ से आया, तो हम उसी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी वर्ग समीकरण के मूल या 0 क्या होते हैं। तो किसी भी वर्ग समीकरण के मूल या 0 क्या होते हैं, तो वे संख्याएं होती हैं, वे x के मान होते हैं जिनके मान रखने पर उस वर्ग समीकरण की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और वर्ग समीकरण के सामान्यतः 2 0 या 2 मूल होते हैं। मतलब हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो सामान्यतः x के 2 मान निकलते हैं। ठीक है, तो हम उन मानों को 0 बोलेंगे जिन मानों को रखने पर इस वर्ग समीकरण का मान क्या सुन न जाए। तो हम इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे आपके सामने दिया x² + 2x + 1 बराबर 0। तो ये एक वर्ग समीकरण है। तो हम इसमें x की जगह 1 रख दें, x की जगह क्या रख दें, -1, 1 नहीं -1 रख दें। तो हम रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर, इधर आएगा 2 गुणित -1 और +1 रख दिया। तो हमने 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और इधर हो जाएगा 2 × -1 तो माइनस का 2 और प्लस का 1। अब देखें तो 1 और 1 दोनों प्लस के हैं तो ये जोड़ के 2 हो जाएंगे, लेकिन ये 2 माइनस का, तो ये तीनों आपस में कट जाएंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमने x बराबर -1 इस समीकरण में रख दिया तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि x बराबर -1 इस वर्ग समीकरण का एक क्या है, 0 है, या इसका मूल है। ठीक है, तो मूल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हम इस वर्ग समीकरण से इस सूत्र तक कैसे पहुंचे उसको समझते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस वर्ग समीकरण के एक हिस्से को हमको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखें तो हम इस वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करें कि x² का गुणांक जो कि a है उससे भाग दे देते हैं। तो हम दोनों पक्षों में भाग दें, तो हम दोनों पक्षों में a से भाग देंगे तो ax², इसमें भी a से भाग जाएगा, bx इसमें भी a से भाग जाएगा, +c इसमें भी a से भाग जाएगा, बराबर दोनों पक्षों में ना तो 0 में भी a से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब हम जो कट रहा है उनको काट देते हैं। यहाँ a से a कट गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो देखें तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x² बचा, इधर बचा b/a और x, इधर बचा c/a, और 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमारा वर्ग समीकरण इस रूप में आ गया। अब हमको पूर्ण वर्ग के रूप में इसको एक हिस्से को विकसित करना। पूर्ण वर्ग के रूप में विकसित करने का मतलब यह है कि इसके कुछ हिस्से को हम a + b के होल स्क्वायर का सूत्र आप जानती हैं, 2ab + b², इस रूप में हम इसके एक हिस्से को बना लेंगे। तो कौन से हिस्से को बनाएंगे, तो हम देखें तो x² है तो a² की जगह हम x² को कर सकते हैं, लेकिन हमको b² की जगह भी इसमें कुछ चाहिए और 2ab की जगह भी कुछ चाहिए। तो 2ab के लिए हम इसको करते हैं। कैसे करेंगे, देखो कि ये x² है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा b/2a और x, ये हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम ऐसा ही का ऐसा लिखा रहने देते और ये हो गया आपका बराबर 0। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है कि b/a × x में हमने 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया, और इसको हमने लिख कैसे लिए, b/2a × x। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। इससे हमें एक फ़ायदा क्या हुआ कि a की जगह हमारा क्या हो गया, हम इसको एक स्टेप और सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा a² + 2, a की जगह हम इसको x लिख सकते हैं और b की जगह हो गया b/2a, और प्लस में क्या चल रहा, c/a, और बराबर में क्या चल रहा, 0। ठीक है, तो ये हमारा इस सूत्र की जैसा होने लगा। ठीक है, अब हम देखें तो इसमें 2a और b की जगह तो ये आ गया, लेकिन हमको b² और चाहिए। तो b² तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि b² की जगह क्या, b की जगह क्या, b/2a, तो हम b/2a का स्क्वायर करके दोनों में जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो तो ये हो गया x² + 2 × x b/2a। अब हम b/2a को यहाँ जोड़ देंगे स्क्वायर करके, b/2a का स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया, प्लस c/a तो है ही, और b/2a का स्क्वायर यहाँ पर हमने घटा दिया, बराबर 0।
तो हमने ये बी स्क्वायर बी अपॉन 2a का स्क्वायर करके हमने यहाँ पर जोड़ दिया और बी स्क्वायर इसको हमने घटा भी दिया। अब इस पूरे सिस्टम को आप देखें तो ये एक फार्मूले का रूप ले चुका है। ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 2 की जगह 2 है, ए की जगह फिर एक्स है, बी की जगह बी अपॉन 2a है, प्लस बी स्क्वायर की जगह बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। तो हम इस पूरे सूत्र को इसमें लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो हम देखें और बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं। इधर का क्या बचा c अपॉन ए और इधर माइनस का क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर और बराबर में आपका 0। ठीक है, तो हमारा जो वर्ग समीकरण है उसका एक हिस्सा पूर्ण वर्ग के रूप में हमने बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करें आगे तो इस वाले हिस्से को तो इसी साइड रहना बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इसको हम उधर पहुंचा देते हैं तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर और ये c अपॉन ए प्लस का है तो ये इस तरफ हो जाएगा माइनस का ca। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम इसको आगे करते हैं तो देखें ये आपका है ax प्लस बी अपॉन 2a, ये आप समझ गए। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4a स्क्वायर आएगा और 4a स्क्वायर कटा तो इधर बी स्क्वायर आ जाएगा और इधर माइनस का चिन्ह है ही, सी से ए कट जाएगा तो 4a बचेगा, 4a का इसमें इंटू हो जाएगा तो 4ac हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा ये स्क्वायर है। ठीक, अब इसको हम आगे देखते हैं। अब हमारा x प्लस क्या है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, लेकिन ये प्लस माइनस का रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो उनका अगर वर्गमूल है तो उनको बाहर निकाल लेते हैं, जिनका वर्गमूल नहीं है वो अंदर ही रहती हैं। तो इधर क्या बचेगा देखें तो इधर एक्स बी प्लस 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो कोई वर्गमूल है ही नहीं, लेकिन हम इसको 4a स्क्वायर को हम इस 2a इंटू 2a लिख सकते हैं तो एक 2a बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए, हम क्योंकि मूल निकालने का सूत्र यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं तो हमको चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी x बराबर ये b माइनस 2a उधर चला जाएगा तो माइनस का b अपॉन 2a आ जाएगा और इधर प्लस क्या है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका एलसीएम और ले लेते हैं तो हमारा x का जो मूल्य था वो बन जाएगा, तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा 2a, क्योंकि दोनों के बटे में 2a है तो इनके अंश में से के में से लिखाए जाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही आपका जो सूत्र है वो है श्रीधराचार्य सूत्र, क्या है यही है। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम मूल निकालते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र की हम कुछ विशेषताएं देखें तो यहाँ पर देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा होगा, दिख रहा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, एक अंडर रूट के अंदर संख्या है, वर्गमूल के अंदर एक संख्या है। अगर ये संख्या अगर माइनस में आ जाए, क्योंकि वर्गमूल के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में आती है तो वो तो काल्पनिक संख्या हो जाती है। अगर ये काल्पनिक हो जाएगी तो x का मान ही काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप देखें कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो अगर ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए, तो 0 से छोटा हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा तो x का मान काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्या जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको विभक्तिकर भी बोलते हैं, अगर वो ऋणात्मक है तो क्या होता है, मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं काल्पनिक, काल्पनिक। तो ये आपने पढ़ा होगा है ना, तो वो क्यों होते हैं वो यहाँ पर आप समझ गए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ऋणात्मक है तो मूल तो काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक है, मतलब 0 से बड़ा है, तो धनात्मक है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर धनात्मक है तो मूल काल्पनिक नहीं वास्तविक होंगे, तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग और वास्तविक होंगे। अलग अलग का मतलब दोनों
एक्स के मान जो दो वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों के मान अलग अलग होंगे। अब अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आएगा, तो धनात्मक आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा, आप देख रहे हैं, तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा, तो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेके हल करेंगे तो एक्स का मान कुछ और आएगा, और एक बार एक्स का माइनस का चिन्ह लेके करेंगे तो एक्स का कुछ और मान आएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो ऋणात्मक हो सकता है, या जीरो से छोटा हो सकता है, मतलब ऋणात्मक हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है। और एक और मान हो सकता है इसका, कि इसका मान अगर जीरो ही हो जाए तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो हो जाए तो आप इस सूत्र को ध्यान से देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो हो गया, तो हमारा ये सूत्र कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस, इसका मान तो जीरो हो गया बटे 2a। अब हम b जो जीरो है वो प्लस माइनस में आया, तो b में अगर जीरो को जोड़ें या घटाएं तो b में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब x का मान क्या आ जाएगा? b माइनस 2a आ जाएगा। मतलब x का मान प्लस का चिन्ह लें चाहे माइनस का चिन्ह लें, b माइनस 2a आएगा। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो है तो क्या होंगे? दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर, बराबर शून्यक होंगे, बराबर शून्यक होंगे। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से मूलों की प्रकृति तय होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है मतलब जीरो से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, अगर धनात्मक है मतलब जीरो से बड़ा है तो मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, और जीरो होगा तो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्यों होंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ग समीकरण का ये वीडियो जिसमें हमने सूत्र को प्रूव किया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी बात समझ में भी आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और क्लास 10th और 12th और कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।